Just like your elder sister and Britishers who were in their Delelu wars that they are here to civilize you in case of your sister and world in case of the Britishers. Your sister might have come out of her fantasy, but Britishers, I tell you, and the European powers, they never came out of it. And so they went on a mission to liberalize this whole world trade. And hence we see the formation of GATT. Yes, we are talking about GATT today. And GATT as a system was evolved for a common code of conduct. GATT, in fact, Bretton Woods system, जो कि आया ही इसलिए था ताकि एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट वर्ल्ड ट्रेड के लिए इवॉल्व किया जा सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जितने भी थ्योरिस्ट थे, वेदर वो लिबरलिस्ट हो या फिर रियलिस्ट हो, आइडियलिस्ट हो, वो सब एक ही बात में बिलीव करते थे कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो एक एनार्किकल सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पे जंगल राज है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जंगल राज में क्या होता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक पे रूल करता है, और यूरोपियन पावर्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद खुद को बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी। तो सो कॉल्ड वीक पावर्स ने, द आयरनी हियर इज कि द सो कॉल्ड वीक पावर्स ने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, रूल्स ऑफ कंडक्ट बनाया पूरे वर्ल्ड के लिए। नेवरदलेस वी शुड गेट टू द फैक्ट्स। देखो, जो गैट है वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के साथ नहीं आया था, बट वो नेगोशिएट किया गया था 1947 में और वो फोर्स में आया था 1948 में, लेकिन हम उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम के साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे वो 23 मेंबर्स थे। अब इसके प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो पहले तो इन लोगों ने बहुत प्रोटेक्शनिज्म खेला कि अपनी अपनी हम इकोनॉमीज को डेवलप करेंगे, लेकिन अब इन लोगों को समझ आया कि हम सब अपनी अपनी इकोनॉमीज को डेवलप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब लोग ये कहते हैं कि भाई अब हम कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं खेलेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, हम बताएंगे एक दूसरे को, ट्रांसपेरेंट रखेंगे सारी चीजें, कुछ भी सीक्रेटली कुछ फॉलो नहीं करेंगे, मल्टीलैटरलिज्म लेकर आएंगे, बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ट्रेड करेंगे, ये नहीं कि बस एक दो कंट्रीज के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, और हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी रखेंगे। पहले जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि नहीं हमारी जो गुड्स है वो हमारी कंट्री में ज्यादा बिकने चाहिए इसलिए हम अपनी कंट्री की गुड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उसको भी खत्म करेंगे और हम लोग ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी। इस रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे कि अगर हम ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो सामने वाला भी ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेगा। ठीक है, फिर गैट के देखो अब एक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, जो WTO है ना वो इवॉल्व हुआ है। ये जो गैट है ये एक ट्रीटी थी, ये लाई ही इसलिए गई थी कि WTO को लाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुए, उसके बाद जो 8th राउंड था उसके बाद WTO एग्जिस्टेंस में आया। तो ये जो 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस थे वो कुछ ऐसे थे कि जो फर्स्ट राउंड से लेके जो 5th राउंड तक है, जो कि जेनेवा, NC, टोक्यो, जिनेवा इनमें हुए थे, ये सिर्फ कवर करते थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को। अब देखो क्योंकि ये सारी वेस्टर्न पावर्स हैं और उस टाइम पे ये लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में इतना सोच नहीं रहे थे, और वेस्टर्न पावर्स की मेन दिक्कत ही क्या थी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा लग रहा था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे कवर थे। ऑल्दो इन्होंने बोला था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम उनको इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रॉमिस किया था कि वो उनके साथ एक डिफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि वो ट्रेड में बहुत पीछे हैं। पर आपने कभी देखा है कि जो टॉपर्स हैं वो बैक बेंचर्स के टॉप करने से खुश हो, और स्पेशली ये तो वर्ल्ड ट्रेड के वो टॉपर्स थे जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को फोर्सफुली बैक बेंचर बनने पे मजबूर किया था, और इन्हें पता था कि इन बैक बेंचर्स के फायदे का मतलब है टॉपर्स का नुकसान। तो ये बातें कहते तो रहे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की, लेकिन इन्होंने वो बातें कभी पूरी नहीं करी। इनफैक्ट आज भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आज भी UN में रिफॉर्म्स के लिए बात करती हैं, लेकिन क्योंकि ये जानते हैं कि उनमें UN में रिफॉर्म लाने का मतलब है ये जो कंट्रीज है बैक बेंचर वाली उनको आगे बढ़ाना, उनका प्रॉफिट करना, और इसलिए UN का रिफॉर्म आज तक भी रियलाइज नहीं हो पा रहे हैं। नाउ जो अब आपको जो याद रखना है वो है कि कैनेडी राउंड, टोक्यो राउंड एंड उर्गे राउंड। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो उर्गे राउंड है उसकी वजह से गैट आया था, उसकी वजह से WTO आया था। ठीक है, और ये कैनेडी राउंड, टोक्यो राउंड भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कैनेडी राउंड आता है, दैट इज द 6th राउंड, फिर 7th राउंड आता है टोक्यो राउंड, एंड देन कम्स द 8th राउंड, उर्गे राउंड। ठीक है, उर्गे राउंड में 7 अग्रीमेंट्स के साथ साथ WTO को फाइनलाइज किया गया था, और वो 7 अग्रीमेंट्स कौन कौन से थे? अग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब देखो यहाँ पे जो भी अग्रीमेंट्स या फिर जो भी मुद्दे गैट में नहीं शामिल थे वो यहाँ पे शामिल किए गए। ठीक है,
जैसे कि अग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये तो इंडस्ट्रीज पे रिलेटेड हो गया, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी जोड़ा गया। फिर अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को भी जोड़ा गया। फिर अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स को जोड़ा गया। यहाँ पे ट्रिप्स को भी जोड़ा गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जोड़ा गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जैसे कि अभी बासमती राइस का केस हुआ था, तो पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा था कि जो बासमती राइस है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता है, इंडिया से नहीं। फिर हमने WTO में जाके ये लड़ाई लड़ी और फाइनली इंडिया को बासमती राइस का GI टैग मिल गया। तो यही होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और फिर अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज एंड अग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि कुछ जो कंट्रीज होती हैं, जैसे कि चाइना करता है, चाइना अपने प्रोडक्ट्स जो उनकी नेचुरल वैल्यू होती है उसको कई ज्यादा चीप रेट में बेचता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि चाइना के प्रोडक्ट्स की इंडिया में बाढ़ आ जाती है। उसको कहते हैं कि एकदम से बाढ़ आना, फ्लड आना, इंडिया के अंदर चाइना के प्रोडक्ट्स का फ्लड आ जाता है और चाइना के प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं डंप कर देना अपने प्रोडक्ट्स को, और ये WTO की पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल अगेंस्ट है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो WTO का उर्गे अग्रीमेंट हुआ था उसका प्रपोजल जो गैट के सेक्रेटेरिएट थे आर्थर डंकल, वो लेकर आए थे, और उस प्रपोजल को बोला जाता है डंकल ड्राफ्ट। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड वगैरह के बारे में बातें हो रही हैं, ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये जो डंकल ड्राफ्ट है ये 1991 में आया था, और इसी की वजह से द उर्गे अग्रीमेंट आया था, जिसको हम बोलते हैं, ये याद रखना, इसको बोलते हैं, इतना बड़ा नाम इसका है, फाइनल एक्ट एम्बॉडिंग द रिजल्ट ऑफ द उर्गे राउंड ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। और ये साइन किया गया था मार्केश में। तो ये बोला जाए कि मार्केश ट्रीटी से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आई थी, तो वो कौन थी? WTO थी। ठीक है, तो साइन इन मार्केश मोरक्को इन अप्रैल 1994। ये अप्रैल 1994 में साइन हुआ था, तब 1995 में जाके हमारे पास WTO आया था। ठीक है, अब अगर हम WTO का स्ट्रक्चर समझें तो WTO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि एक तो मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है। ठीक है, जिस तरीके से आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसी तरीके से मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है, यानी कि आपके घर के हेड, आपके पापा, जो कि सारे डिसीजंस बनाते हैं। ठीक है, और हम ये जो बॉडी है ये 2 साल में एक बार जरूर मिलती है। उसके अलावा आती है जनरल काउंसिल। फिर आप जो बच्चे हो गए, ठीक है, जो उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि डिसीजंस आपको ही तो देंगे, तो ये जो डिसीजंस है ये सुनाते हैं और जनरल काउंसिल उसको फॉलो करती है। ठीक है, जनरल काउंसिल में अब 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और एपलेट बॉडी। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है वो डिस्प्यूट्स के साथ, जो भी कंट्रीज के ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड का डिस्प्यूट है वो कहां लेके जाएगी? वो इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में लेके जाएगी सबसे पहले, यानी कि ये हाई कोर्ट की तरह हो गया। ठीक है, यहां पे हियरिंग से पहले आपको 60 डेज का कंसल्टेशन पीरियड दिया जाता है, और उसके बाद अगर आपको इसका डिसीजन पसंद नहीं आता, जैसे कि अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सैटिस्फाई नहीं होते हो तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। इसी तरीके से जब आप DSB के जो डिसीजन है उससे सैटिस्फाई नहीं होते हो तो आप कहां पे जाते हो? आप अपीलेट बॉडी के पास जाते हो। अब ये जो अपीलेट बॉडी होती है ये पूरे साल में सिर्फ 60 डेज बैठती है। ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है। जब आप DSB से अपीलेट बॉडी के पास जाओगे तो यहाँ पे 7 मेंबर जो होते हैं वो बैठे होते हैं और वो आपके मुद्दे को सुनते हैं। ठीक है, और इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। अगर आप इसके डिसीजन को नहीं मानोगे तो आपको ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर साथ ही में जो तीसरी बॉडी आ जाती है हमारी WTO की, वो है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं एक डायरेक्टर जनरल, और साथ ही में ये 4 ईयर के टर्म के लिए बैठते हैं। अब इसके अलावा हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो WTO होता है ना, वो IMF, वर्ल्ड बैंक और जितनी भी दूसरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ काम करता है, उनके साथ मिलकर काम करता है। क्योंकि आप ट्रेड कुछ भी बिना IMF के, IMF आपका सारा ये देखता है कि मॉनेटरी जो है, जो भी पैसा है वो ढंग से फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, और जो वर्ल्ड बैंक है आपका वो डेवलपमेंट करता है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड को कंट्रोल करती है, यानी कि ट्रेड के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, तो वो बिना इन बॉडीज के नहीं कर सकती। और साथ ही में जो WTO है वो कोऑपरेट करता है UNCTAD के साथ, जो भी रिसर्च उसको करनी होती है ट्रेड में या फिर टेक्निकल असिस्टेंट जो भी उसको चाहिए होता है वो सब कुछ इसके साथ मिलके वो करता है। तो ये था WTO के बारे में।
और गैट के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आपका जितना भी गैट से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी वो राउंड्स आते हैं, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गैट है वो 1948 में एक्चुअल में आया। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि जो गैट है वो कब आया, तो आपको 1945 नहीं लगाना है। अगर वहां पे 1947 है या 1948 है तो उनमें से कोई एक टिक करना है। उसके बाद आपको ये जो 8 राउंड्स हैं उसमें से जो केनेडी राउंड है, टोक्यो राउंड है और जो आपका बाद में उर्गेई राउंड है, वो सारे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करने हैं। उर्गेई राउंड में हमारा गैट आया और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहां पे 7 अग्रीमेंट्स कौन से आए, क्योंकि देखो इस टाइम पे ट्रेड वगैरह की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर वहां से उन एग्रीमेंट्स के बारे में पूछ ले कि ये 7 अग्रीमेंट्स कौन से उसमें आए थे, तो वो उर्गे राउंड में आए थे। और साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि जो WTO के लिए जो प्रपोजल लेकर आए थे वो आर्थर डंकल थे और उस प्रपोजल को बोला जाता है डंकल ड्राफ्ट। और साथ ही में आपको ये जो पूरा नाम है इस अग्रीमेंट का वो ध्यान रखना है। और ये WTO का स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ये हमारा WTO यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं और भी वीडियोस आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।